गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। स्वागत है आप सभी का। जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे सभी बच्चे। देखिए, हम कुछ बेसिक प्रिंसिपल की बात करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मंडल थ्योरी। पहला, जो हमारा पड़ोसी होता है वो नेचुरल एनिमी होता है, नेचुरल दुश्मन होता है। मनीषा रावत, गुड आफ्टरनून। विजेंद्र कुमार, गुड आफ्टरनून। दूसरा, नेवर्स फ्रेंड इज। जुड़ जाइए सभी एक बार, सभी बच्चे। समझाता हूं मैं सभी चीजें, एक बार जुड़ जाइए आप बच्चे सभी।
मनीषा जी, फॉर्म तो फरवरी के फर्स्ट वीक में ही आने थे, ठीक है ना, डिले हो गए हैं किसी कारणवश, लेकिन मार्च में फॉर्म आ जाएंगे आपके। मार्च खत्म होने से पहले पहले फॉर्म आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि मई में दिल्ली का चुनाव भी होना है, विधानसभा का चुनाव होना है मई में, तो उससे पहले पहले कुछ एग्जाम हो जाएंगे, तो आपके फॉर्म जो है मार्च में आ जाएंगे। और जो एग्जाम टीयर 1 का जो एग्जाम है वो आपका उसमें जो नोटिस आया था उसमें लिखा ही है, तो हो सकता है उससे थोड़ा सा 15-20 दिन या 1 महीने लेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका टीयर 2 का एग्जाम होगा, मेन सब्जेक्ट का, पॉलिटिकल साइंस का। तो फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि जो डेट उन्होंने मेंशन की थी फरवरी के फर्स्ट वीक में फॉर्म आने की, वो तो निकल चुकी है, इसलिए फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। जी, एक बार फॉर्म आ जाए तो सारी क्लियरिटी हो जाएगी एग्जाम पैटर्न को भी लेकर। वैसे अभी जो है टीयर 1 का एग्जाम होगा और फिर टीयर 2 का, ये चेंजेस बताए जा रहे हैं, और एक बार फॉर्म आ जाएंगे तो उसमें क्लियर लिखा रहेगा। चेंजेस तो ये बताए जा रहे हैं कि पहले आपका पेपर कंबाइंड होता था, अब जो है टीयर 1 का अलग और टीयर 2 का अलग, ठीक है ना। टीयर 2 में आपका मेन सब्जेक्ट आ जाएगा। तो एक बार फॉर्म आ जाए तो सारी क्लियरिटी तभी होगी, है ना। तब तक बस आप तैयारी करते रहिए अच्छे से, क्योंकि फॉर्म आते हैं फिर एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, अभी टाइम है, इसलिए अभी आप कर सकते हैं। चलिए इसे समझिए। जो कौटिल्य की मंडल थ्योरी है बेटा, जो कौटिल्य की मंडल थ्योरी है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बेसिक चीजें इसमें बताई गई हैं, कुछ बेसिक चीजें इसमें बताई गई हैं, जैसे कि पहला, जो पड़ोसी होता है, पड़ोसी जैसे कि हमारा पाकिस्तान, जो पड़ोसी होता है वो दुश्मन होता है, नेचुरल एनिमी, दुश्मन होता है, ठीक है। और जो पड़ोसी का पड़ोसी होगा, समझ रहे हैं, पड़ोसी का पड़ोसी, वो क्या होगा बेटा, वो दोस्त होगा, वो दोस्त होगा, ठीक है। अब यहां पे आगे बात की गई है कि जितनी दो राष्ट्रों के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही दुश्मनी खत्म होती जाएगी। जितना कोई भी देश, जैसे भारत देश है, भारत देश से अमेरिका बहुत दूर है, तो जितनी ज्यादा दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही दुश्मनी कम होती जाएगी, और जितना ज्यादा नजदीक होगा कोई देश हमसे, उसके साथ दुश्मनी उतनी ही होगी, क्योंकि पड़ोसी जो है दुश्मन होता है। तो वही ये कह रहे हैं, ग्रेटर इज द डिस्टेंस, यानी कि दूरी जितनी ज्यादा होगी, लेजर यानी कि कम, उतना ही दुश्मनी कम होगी। दूरी जितना ज्यादा होगी दुश्मनी उतनी ही कम होगी, ठीक है। और देखिए, अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें, इंटरनेशनल स्पेयर्स, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें अगर, तो जो फ्रेंडशिप है ना, वो अपने स्वार्थ के बिहाफ पर तय होती है। भारत का एग्जाम्पल अगर हम लें, तो भारत अगर किसी से दोस्ती करेगा बेटा, तो उसमें उसका स्वार्थ छिपा हुआ होगा। और ये सिर्फ भारत की नहीं कह रहा मैं, कोई भी देश हो, अगर कोई देश किसी दूसरे देश से दोस्ती करता है तो उसके पीछे उसका फायदा छिपा रहता है, ठीक है। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी फ्रेंडशिप होती है
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किस मकसद से होती है? इंटरेस्ट, अपना हित, स्वार्थ, फायदा। तो कौन किसका दोस्त होगा, कौन किसका दोस्त नहीं होगा, ये उस देश के इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, उस देश के स्वार्थ पर निर्भर करता है। उस देश का कहां फायदा हो रहा है वहां वो दोस्ती करेगा, जहां फायदा नहीं हो रहा वहां वो दोस्ती नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिलेशंस होते हैं, जो संबंध होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए, एक बार संबंध बन गए तो वो हमेशा वैसे ही बने रहेंगे। आज के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर, वैश्वीकरण के समय जो संबंध हैं वो कभी भी बदल सकते हैं। आज जो हमारा दोस्त है वो कल हमारा दुश्मन हो सकता है, और आज जो हमारा दुश्मन है वो कल हमारा दोस्त भी हो सकता है। ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हुए? नोट कर लीजिए, और इनमें अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं। रंजना जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। इसे नोट कीजिए आप, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं।
कोई भी डाउट हो बेटा क्लियर जो है पूछते रहिए, साथ ही साथ डाउट नहीं रहना चाहिए कोई भी। मैं देख रहा हूं आपके कमेंट। डायग्राम तो आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है बेटा, ये लिख लिया ना। ये देखिए, ये सर्किल बताया है, सर्किल बताया है, मंडल सर्किल बताया है। इसमें 6 सर्किल बताए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ये मंडल थ्योरी का डायग्राम है। 6 सर्किल बताए गए हैं। हम एक एक को समझेंगे अच्छे से। फिलहाल आप देखिए, सबसे मिडिल में रहेगा, सेंटर पॉइंट में किंग रहेगा। ठीक है। और उसके बाद यहां पे देखिए, इस साइड चलते जाएंगे और यहां से एक नीचे की साइड चलते जाएंगे। तो किंग से ऊपर की साइड चलते जाएंगे, ऊपर की साइड, किंग से ऊपर की साइड। तो किंग सेंटर पॉइंट है। उसके पड़ोस में अरी होगा, अरी के बाद मित्र होगा, मित्र के बाद अरी मित्र होगा, और अरी मित्र के बाद मित्र मित्र होगा, और मित्र मित्र के बाद अरी मित्र मित्र होगा। ठीक है। और अब किंग से नीचे की साइड चलेंगे, तो किंग से नीचे जो है परसवा निग्रह होगा, उसके बाद अकरंदा होगा, और फिर परसवा निग्रह सारा होगा, और फिर अकरंदा सारा होगा। ये हम समझते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम आप बना लीजिए।
यहां ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, नोट, यहां देखिए, इसमें जो रेड मार्क है, इसमें जो रेड मार्क है वो दुश्मन होगा, और इसमें जो ग्रीन मार्क है वो दोस्त होगा। तो मैंने लिख दिया है, ये रेड कलर इंडिकेट कर रहा है दुश्मन को, और ग्रीन कलर इंडिकेट कर रहा है दोस्त को। ठीक है, रेड कलर इंडिकेट कर रहा है दुश्मन को, और जो ग्रीन कलर है वो इंडिकेट कर रहा है दोस्त को। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहां पे, कौटिल्य मेंशन different kings in the forward direction, mentions different king in forward direction। यानी कि यहां से ऊपर की ओर, यहां से ऊपर की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन, किंग अरि मित्र अरि मित्र। तो किंग अरि मित्र 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 और अरि मित्र मित्र। अभी इनका मतलब हम समझेंगे। देखिए, किंग को यहां बोला है, किंग को यहां बोला है वीजू, वीजी, किंग को यहां बोला है कौटिल्य ने विजी गीसु, विजी गीसु। किंग को यहां बोला है विजी गीसु। ठीक है, और अरी का मतलब हो गया, किंग के बाद अरी का मतलब हो गया इनेमी। दुश्मन, अरी का मतलब हो गया दुश्मन। ठीक है, ये डायग्राम में मेंशन है, क्लियर दिख रहा है, जो रेड डार्क है वो दुश्मन है और जो ग्रीन है वो दोस्त है। ठीक है, तीसरा बोला है इन्होंने मित्र, जिसे इन्होंने कहा है अलाय, जिसे इन्होंने कहा है अलाय, मित्र को क्या कहा है, अलाय। ठीक है, और अरिमित्र मतलब, अरिमित्र का मतलब क्या है, इनेमीज फ्रेंड। अरिमित्र का मतलब है
इनेमीज फ्रेंड, यानी कि दुश्मन का दोस्त। दुश्मन का दोस्त, तो वो भी दुश्मनी हो गया। अरिमित्र, देखिए रेड है, तो अरिमित्र मतलब दुश्मन का दोस्त। तो दुश्मन का दोस्त कौन हुआ? दुश्मन का दोस्त कौन हुआ? दुश्मनी हुआ, इसलिए वो रेड है। ये पॉइंट ध्यान रखना है, रेड वाले दुश्मन हैं और ग्रीन वाले दोस्त हैं, ठीक है ना। मित्र मित्र, यानी दोस्त का दोस्त, अलाइज फ्रेंड। मित्र मित्र, तो दोस्त का दोस्त दोस्त हुआ, तो मित्र मित्र देखिए ग्रीन है इसके आगे, तो ये दोस्त हो गया, ठीक है। अरि मित्र मित्र, इसका क्या मतलब है? जो दोस्त का दोस्त है उसका दुश्मन, जो दोस्त का दोस्त है उसका दुश्मन, तो वो भी हमारा दुश्मन हो गया। अब बताइए इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहां से हम ऊपर की तरफ चले तो इनमें किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है? और जो कि बेसिक बातें हम शुरू में बता चुके हैं कि जो पड़ोसी होता है वो दुश्मन होता है, ठीक है। बेसिक बातें हम, चार पांच बातें बेसिक हम बता चुके हैं शुरुआत में, उसी के आधार पर ये चीजों को समझा जा सकता है। और बाकी ये डायग्राम अपने आप में सब कुछ कह रहा है। बस यहां पर कौटिल्य ने जो टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है, वो शब्दावली को ध्यान में रखना है आपको और उसका मीनिंग समझना है। बाकी क्लियरली आइडेंटिफाई मैंने कर दिया है डार्क करके। जो रेड वाला पोर्शन होगा सर्किल में देश के आसपास, वो दुश्मन का होगा, और जो ग्रीन वाला होगा वो दोस्त का होगा। और इनको अलग अलग नाम दिए हैं इन्होंने, ये नाम है, ठीक है। ऊपर से किंग के आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने सभी डिस्कस कर लिए। अब ये नीचे वाले देखेंगे। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, कौटिल्य मेंशन फोर किंग, फोर किंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये नीचे की ओर, ये नीचे की ओर। तो पहला है पार्श्वा निग्रह,
पार्श्वा निग्राह, दूसरा है अक्रंदा, तीसरा है आपका पार्श्वा निग्रा सारा। शब्दावली ध्यान रखना है आपको। और लास्ट में है अक्रंदा सारा। लास्ट में क्या है? अक्रंदा सारा। ये चार चीजों का जिक्र किया है इन्होंने बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनेमी और ये हो जाएगा अलाय, इनेमी अलाय। ठीक वैसे ही जैसे ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्कस किया है, किसी भी देश के बैकवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी देश के फ्रंट पे और किसी भी देश के बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, तो इनेमी अलाय और इनेमीज फ्रेंड और अलाइज फ्रेंड। इनेमीज फ्रेंड और अलाइज फ्रेंड। क्लियर है बेटा यहां तक? एक बार कमेंट करके बताइए यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? चलिए, आई होप क्लियर होंगे। देखिए, कौटिल्य ने दो तरह के राजाओं की और बात की है। ये राजा ही हैं, बीच में किंग है, उसके पड़ोसी देशों के राजा। कौटिल्य ने दो तरह के राजाओं की और बात की है, एक होते हैं उदासीन, दूसरे होते हैं मध्यम।
उदासीन, और दूसरे होते हैं मध्यम, जिसे हम बफर स्टेट कहते हैं। मध्यम को क्या कहते हैं? बफर स्टेट, और इसको कहते हैं न्यूट्रल। दो तरह के राजाओं की और बात की है, उदासीन और मध्यम। तो देखिए, जो न्यूट्रल स्टेट होते हैं, जो न्यूट्रल स्टेट होते हैं वो युद्ध में किसी का साथ नहीं देते। युद्ध में किसी का साथ नहीं देते। ना तो हम उस पार्टी की तरफ हैं, ना हम इस पार्टी की तरफ हैं। हम युद्ध चाहते ही नहीं है। ठीक है, हम युद्ध चाहते ही नहीं है। तो यहां पे स्विट्जरलैंड एक अच्छा उदाहरण है। स्विट्जरलैंड एक अच्छा उदाहरण है। तो वार के समय स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहा, उदासीन रहा, उसने किसी का साथ नहीं दिया। और अगर कोई देश न्यूट्रल बन जाता है, उदासीन बन जाता है, तो दूसरे देश उसके क्षेत्र को इस्तेमाल कर सकते हैं युद्ध के दौरान। ठीक है, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, उदासीन स्टेट वो है जो युद्ध में किसी का साथ नहीं देते, किसी के साथ खड़े होकर नहीं लड़ते कि ना तो हम इस पार्टी की तरफ से आप पर हथियार उठाएंगे, ना हम उस पार्टी की तरफ से। आपको जो करना है वो करिए। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड इसका एक अच्छा उदाहरण है। मध्यम स्टेट, बफर स्टेट क्या होता है बेटा? टू मेजर पावर्स, दो शक्तिशाली देशों के बीच में दो शक्तिशाली देशों के बीच में कोई छोटा सा देश। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा? इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल। नेपाल एक बफर स्टेट का काम करता है। तो दो तरह के राजाओं की और बात की है कौटिल्य ने। एक वो जो उदासीन होते हैं, किसी का साथ नहीं देते। दूसरा वो जो बफर स्टेट होते हैं, दो मेजर शक्तियों के बीच में। ठीक है, क्लियर है?
चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कंटेस्ट क्या है मंडल थ्योरी का। कंटेस्ट क्या है बेटा मंडल थ्योरी का? वो है राजधर्म। राजधर्म यानी कि क्षत्रिय धर्म। मतलब वॉर। मतलब वॉर। राजधर्म मतलब राजा का धर्म। और राजा कौन? क्षत्रिय। क्षत्रिय धर्म हो गया मतलब वॉर, अपनी टेरिटरी को बढ़ाते रहना। ठीक है ना? क्लियर है? तो कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा हो, कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा हो उसके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, किंग शुड हैव डिजायर यानी कि इच्छा, टू बिकम, टू बिकम चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट, ये चक्र दिखाई दे रहे हैं आपको? ये जो किंग है ये चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। मतलब इसके आसपास के जो देश हैं उन पर विजय अपनी बनाकर रखना चाहिए। इतना पावरफुल होना चाहिए चक्रवर्ती सम्राट के आसपास के देश में भी उसका डंका बजे। ठीक है? और विजुगिसु इसे कहा गया है, किंग को विजुगिसु, जिसका मतलब होता है कि ऐसा किंग जिसे हमेशा जीत चाहिए, जिसे हमेशा विक्ट्री चाहिए, जो हमेशा जीतने के लिए तत्पर बैठा हो, कभी हारे ना, उसकी इच्छा हो हमेशा विक्ट्री पाने की, विजय पाने की। विजिगिसु का मतलब होता है एक ऐसा राजा जिसकी हमेशा इच्छा ये होती है कि वो हमेशा विजय हो। समझ रहे हैं? ठीक है? तो इसीलिए जो मंडल सिद्धांत है, मंडल थ्योरी इज बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था, साइंस ऑफ आर्ट ऑफ वॉर, साइंस ऑफ कैप्चरिंग लैंड, ये जियो पॉलिटिक्स बताया था मैंने बेटा आपको। ठीक है? तो इसे याद रखेंगे। जियो पॉलिटिक्स मतलब साइंस ऑफ कैप्चरिंग लैंड, भूमि अधिग्रहण करने का विज्ञान, तरीका। इसलिए जो स्टेट है वो बाय नेचर जो है एक्सपेंड होता है, और राजा को अपनी स्टेट, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते रहना चाहिए, अपने क्षेत्र को बढ़ाते रहना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
अब कुछ और चीजें हैं कौटिल्य ने जो कही हैं, जैसे कि एक कहा है सद्गुण नीति, एक कॉन्सेप्ट है उनका सद्गुण नीति, सिक्स फोल्ड पॉलिसी, सद्गुण नीति, इसके बारे में उन्होंने बताया है कौटिल्य ने, सद्गुण नीति के बारे में। ठीक है, तो इसमें उन्होंने किंग से कहा है कि किंग जो है सिचुएशन के हिसाब से इनमें से किसी भी ऑप्शन को फॉलो कर सकता है। सिक्स फोल्ड पॉलिसी का मतलब क्या है? सिक्स फोल्ड पॉलिसी का मतलब क्या है कि किंग सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के अनुसार इन छह में से किसी को भी फॉलो कर सकता है, किसी को भी फॉलो कर सकता है। अब ये छह चीज हैं क्या? अब ये छह चीज हैं क्या? तो देखिए, संधि, विग्रह, आसन, पहला संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा आसन, संधि, विग्रह, आसन, जैसे ट्रिटी, ब्रेक और टू सिट। ट्रिटी, ब्रेक और टू सिट यानी कि बैठना, आसन, टू सिट, सिक्स है ये। और फिर है यान और सामस्र्य और डुअल पॉलिसी, यानी कि मूवमेंट, ऑब्जेक्टिव और डुअल पॉलिसी। यन, सामस्र्य, यन, सामस्र्य, यन, सामस्र्य यानी कि मूवमेंट और ऑब्जेक्टिव। बताता हूं मैं आपको एक एक से। मूवमेंट और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और छठवा है आपका, यहां लिखता हूं मैं छठवा, द्वैध भाव। द्वैध भाव, छठवा है द्वैध भाव यानी कि डुअल पॉलिसी। डुअल पॉलिसी, ये छह चीजें बताई हैं। तो किंग से कहा है कौटिल्य ने कि आप समय के हिसाब से, परिस्थिति के बिहाफ पर आप इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम संधि की। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। हम बात करते हैं संधि की। संधि कब करनी चाहिए राजा को? राजा को संधि कब करनी चाहिए? जब लग रहा है कि दुश्मन देश हमारा स्ट्रांग है। संधि राजा को कब करनी चाहिए? जब यह लग रहा है कि दुश्मन जो देश है वो स्ट्रांग है, तो हमें संधि कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को लगा कि भारत स्ट्रांग है, भारत ताकतवर है, इसलिए पाकिस्तान ने संधि कर ली। शिमला समझौता, शिमला समझौता का नाम सुना है? शिमला एग्रीमेंट, पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट कर लिया। तो यही संधि का मतलब है ट्रिटी। इसमें कहा गया है कि जब दुश्मन स्ट्रांग लगे तो ऐसी स्थिति में क्या सही रहेगा राजा के लिए? कि वो संधि कर ले दुश्मन देश से। जैसे कि पाकिस्तान का राजा यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ संधि कर ली। कौन सी? शिमला समझौता। ठीक है, क्लियर है। दूसरा है विग्रह।
दूसरा है विग्रह। विग्रह का मतलब है ब्रेक, यानी कि तोड़ देना। विग्रह का मतलब है ब्रेक, यानी कि तोड़ देना। जब आपको लगे जब आपको लगे कि आप स्ट्रांग हो गए हो, मजबूत हो गए हो, तो संधि तोड़ दो। समझ रहे हैं? जैसे पाकिस्तान को लगे कि वो स्ट्रांग हो गया है, तो वो शिमला समझौता तोड़ दे, क्योंकि अब वो लड़ने लायक हो गया, अब उसके पास पावर है। जब देश को किसी को लगता है कि वो पावरफुल बन गया है, तो संधि को तोड़ दो। और जब लग रहा है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, दुश्मन पावरफुल हो गया है, तो दुश्मन के साथ संधि कर लो। ऐसा राजा को समय और परिस्थिति के हिसाब से कर लेना चाहिए। ठीक है। अगला जो आता है यहां पे, वो है आसन। आसन मतलब टू सिट, बैठना। इसका क्या मतलब है? जो दुश्मन देश है जो दुश्मन देश है उसकी क्षेत्र के आसपास अपनी आर्मी को लगा देना चाहिए, लड़ने के लिए नहीं। ध्यान रखना, आसन का मतलब है टू सिट। टू सिट का मतलब यह है कि जो दुश्मन है, दुश्मन देश है, उस देश की टेरिटरी के आसपास, उस देश की क्षेत्र के आसपास अपनी फोर्सेस को खड़ा कर देना चाहिए, लड़ने के लिए नहीं, उन पर दबाव बनाने के लिए। उन पर दबाव बनाने के लिए कि उनको लगे कि हां भाई, इस देश की आर्मी आसपास ही है हमारे क्षेत्र के, इसलिए शांत बैठे रहो, कुछ इस देश के साथ कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी आर्मी आसपास है, पहरा दे रही है। ठीक है। तो आर्मी टू सिट का मतलब, आसन का मतलब, अपनी फोर्सेस को स्टेशन कर दो, अपनी फोर्सेस को वहां पर लगा दो, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, उन पर दबाव बनाने के लिए, जिससे दबाव बना रहे। ठीक है। क्लियर है? नोट करते रहिएगा अपनी लैंग्वेज में। अगला है यन। अगला है यन। यन का मतलब है मूवमेंट। यन का मतलब है मूवमेंट। मूवमेंट तो आप समझते ही हैं, हलचल। ठीक है ना? तो इसमें क्या करेंगे कि जो दुश्मन देश है उसके क्षेत्र के आसपास मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दो, सैन्य अभ्यास शुरू कर दो। जैसे कि पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए इंडिया जो है, पाकिस्तान की बाउंड्री के आसपास आर्मी की एक्सरसाइज शुरू कर देता है। अब आर्मी वाले धड़ाधड़ बॉम्ब चला रहे हैं और मिसाइल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हथियारों की प्रैक्टिस चल रही है, चला चला के देख रहे हैं उनको। तो इससे क्या होगा? दुश्मन देश पर दबाव बना रहेगा, वो आपसे लड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे आपकी पावर का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। अगर हमने कुछ बोला तो ये उल्टा हम पे हमला कर देंगे, इसलिए शांत बैठे रहो, दबाव बना रहना चाहिए। ये भी दबाव बनाने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, ये भी दबाव बनाने के लिए। तो ध्यान रखना, आसन और यन यानी कि मूवमेंट, ये दबाव बनाने के लिए होते हैं। ठीक है। आसन में सेना को लगा दिया जाता है पहरे पे, दबाव बनाने के लिए। यन में, मूवमेंट में, सेना मूवमेंट करती है और प्रैक्टिस करती है, अपनी अभ्यास करती है, जिससे दुश्मन देश पर दबाव बना रहे। ठीक है। और फिर आता है सामस्र्य। सामाश्रय, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का मतलब क्या होता है बेटा? कि भारत है, जैसे भारत है, भारत का उद्देश्य है कि चाइना की बढ़ती हुई पावर को रोका जाए। समझिए ध्यान से, भारत का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है कि चाइना की बढ़ती हुई पावर को, उसको रोका जाए, उसको कंटेन किया जाए। अब भारत क्या करेगा? भारत पता लगाएगा कि भाई, क्या हम ही अकेले हैं जो चाइना की बढ़ती हुई पावर को रोकना चाहते हैं, कि और भी कोई देश है? तो भारत इस बात का पता लगाएगा कि क्या और भी कोई देश है जिनका उद्देश्य बिल्कुल हमारे जैसा है। क्या और भी कोई ऐसा देश है इस पृथ्वी पर जिनका उद्देश्य बिल्कुल हमारे जैसा है, यानी कि हमारा उद्देश्य है चाइना को कंटेन करना। क्या कोई और भी देश है जिसका भी उद्देश्य है चाइना को कंटेन करना? अगर उद्देश्य है उसका भी देश का, तो फिर क्या करें? हम लोग आपस में मिल जाते हैं ना, क्योंकि हमारा और आपका तो सेम उद्देश्य है, चाइना को रोकना। समझ रहे हैं? तो
यहां पे सामंजस्य का मतलब है ऑब्जेक्टिव सेम होता है, तो हम किसी दूसरे देश से हाथ मिला लेते हैं किसी तीसरे को रोकने के लिए। जैसे कि एक ग्रुप चलता है क्वेड, क्वेड ग्रुप चलता है, क्वेड ग्रुप चलता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इंडिया वगैरह ये शामिल हैं इसमें चाइना को कंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये राजा ये तरीका भी अपना सकता है दुश्मन देश को रोकने के लिए। क्वेड, जब हमारे लक्ष्य समान हो, उद्देश्य समान हो, तो हम दुश्मन को रोकने के लिए अपने जैसा उद्देश्य रखने वाले किसी देश के साथ हाथ मिला लेते हैं और हम मिल जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि क्वेड, क्वेड की स्थापना किस लिए हुई? चाइना को कंटेन करने के लिए, और क्वेड में ऑस्ट्रेलिया जैसे, भारत जैसे देश शामिल है। ठीक है, लास्ट में आता है बेटा द्वैध भाव। लास्ट में क्या आता है? द्वैध भाव। ये द्वैध भाव यानी कि डुअल पॉलिसी, दोहरी नीति। ठीक है, तो द्वैध भाव का मतलब क्या होता है बेटा कि एक के साथ, एक समय पर एक के साथ दुश्मनी रखो और एक के साथ दोस्ती रखो। डुअल पॉलिसी, द्वैध भाव, यानी कि एक ही समय पर हम दो दो देशों से दुश्मनी नहीं रख सकते। जैसे पड़ोसी राज्य हैं भारत के, तो भारत एक ही समय पर दो दो देशों से दुश्मनी नहीं रख सकता, इसलिए चाइना से बनाकर चलता है, और चाइना को जो है युद्ध के लिए चाइना से आगे नहीं आता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से ऑलरेडी जो है नोक झोंक होती रहती है, हमेशा युद्ध चलता ही रहता है, युद्ध जैसा ही मानो उसको। पाकिस्तान हमला करता रहता है और भारत की सेना जवाब देती रहती है। अब ऐसी स्थिति में अगर चाइना से भी युद्ध छिड़ जाए तो फिर सेना वही है, दो दो फ्रंट पर भारत कैसे लड़ेगा? तो हारना निश्चित है कहीं ना कहीं। इसीलिए द्वैध भाव में कहा गया है, कौटिल्य ने किंग से कहा है द्वैध भाव के जरिए कि आप एक समय पर दो दो देशों से दुश्मनी मत करो। तो क्या करो? एक से दुश्मनी कर लो, एक को दोस्त बनाओ, या दोस्ती के लायक उसको बनाओ, या दोस्ती करने का उससे प्रॉमिस करो। कुल मिलाकर ये है, दुश्मनी मत करो दूसरे देश से, एक ही समय पर एक को दोस्त बनाओ, एक को दुश्मन बनाओ। अब अगर भारत चाइना और पाकिस्तान दोनों से ही दुश्मनी निभाए तो फिर दोनों जगह कैसे लड़ेगा एक साथ एक ही समय पर? इसलिए पाकिस्तान से तो नोकझोंक हमेशा चलती है, वो तो दुश्मन हो गया। चाइना दुश्मन बनने की कोशिश करता है तो भारत उसको कैसे भी समझा बुझाकर या थोड़ा बहुत लड़ लुड़ू के काम चल जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये है द्वैध भाव, डुअल पॉलिसी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कौटिल्य ने 4 उपाय बताए हैं। कौटिल्य 4 उपाय, 4 उपाय बताए हैं अपना काम करवाने के लिए। साम दाम दंड भेद। ठीक है, साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद 4 उपाय बताए हैं उन्होंने। ठीक है, साम का मतलब क्या है बेटा? साम का मतलब है पीस, यानी कि शांति से कोई काम बन जाए। पहले कोशिश करो कि शांति से कोई काम हो जाए आपका। ठीक है, और शांति से काम कब होता है? संधि कर लो। पाकिस्तान ने संधि कर ली तो युद्ध वहीं रुक गया।
तो शांति से काम हो जाए पहले कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। दाम का मतलब है इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। दाम का मतलब है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। अगर शांति से नहीं मान रहा है तो फिर आर्थिक स्थितियों में उसको कमजोर करो, आर्थिक स्थिति में उसको कमजोर करो। जैसे जब चाइना के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था तो भारत ने चाइना की कुछ जो एप्स भारत में चलती थी, एंड्रॉयड एप्स प्ले स्टोर से जो डाउनलोड करते हैं उनको, टिकटॉक भी उसी समय बैन कर दिया था। और कुछ जो चाइना से इंपोर्ट होता था उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया था जिससे इंपोर्ट कम हो तो चाइना का माल कम बिके। शायद इसी को देखकर चाइना कंट्रोल में आ जाए कि हमारा आर्थिक नुकसान हो रहा है। समझ रहे हैं? तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पहले शांति से काम निकलना चाहिए, शांति से नहीं निकलता तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए राजा को। और अगर इन दोनों से भी काम नहीं कर चल रहा है, इन दोनों से भी काम नहीं चल रहा है तो भैया यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस, बल का प्रयोग करो। लड़ाई, बल, बल का प्रयोग करो। तीसरे नंबर पर बल का प्रयोग करो। ठीक है। और भेद का मतलब होता है बेटा डिवीजन, भेद का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन यानी कि अलगाववाद को भड़काना। भेद, भेद का मतलब है भेद देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काता रहता है भारत के खिलाफ। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काता रहता है भारत के खिलाफ। इससे वो क्या करते हैं, फिर भारत में रहकर ही जम्मू कश्मीर में वो विद्रोह करने लगते हैं, आर्मी पर पत्थर फेंकने लगते हैं और पाकिस्तान का साथ देने लगते हैं। ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि भारत भी भेद का इस्तेमाल करता है, भारत ने भी भेद का इस्तेमाल किया है तिब्बत में, भारत ने भी भेद का इस्तेमाल किया है तिब्बत में, वहां के लोगों को भड़काया जिससे वो उसके खिलाफ चले जाएं। और पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान जगह है, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान अक्यूपाइड कश्मीर है जिसने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तो पाकिस्तान अक्यूपाइड कश्मीर में जो बलूचिस्तान नाम की जगह है, तो बलूचिस्तान में रहने वाले व्यक्तियों को इंडिया भड़काता है जिससे वो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और कहते हैं कि उन्हें भारत में मिलना है। ठीक है। तो भेद का मतलब है कि उस देश में कोई सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो उस सरकार से खुश नहीं है, उस देश से खुश नहीं है, उनको भड़काओ जिससे वो और आवाज उठाएं और फिर वो अपने में मिल जाएं। समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हो गया होगा। बताइए भाई, क्लियर है यहां तक? नोट करिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए।
बेटा सभी कमेंट करके एक बार बता दीजिए यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे देखते हैं। कमेंट नहीं कर रहे आप लोग, कहाँ चले गए? क्लास छोड़ के चले गए क्या? देखिए विक्ट्रीज के बारे में इन्होंने बताया है। विक्ट्रीज, विजय, विक्ट्रीज के बारे में कौटिल्य ने बताया है। तो जो विक्ट्री हैं वो तीन प्रकार की इन्होंने बताई हैं: धर्म विजय, लोभ विजय और असुर विजय। धर्म विजय, लोभ विजय और असुर विजय। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, वाई राइटफुल मीन्स, मतलब सही तरीके से ईमानदारी से धर्म के आधार पर विजय हासिल करना। ठीक है। और असुर विजय आप समझते हैं, असुर को क्या कहते हैं? राक्षस, राक्षसी कहते हैं ना। तो ये बाई अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स यानी कि गलत तरीकों से, गलत तरीकों से जीतना, गलत तरीकों से जीतना। ठीक है। और लोभ विजय का मतलब क्या है? जो इनेमी की आर्मी है, इनेमीज आर्मी, उसको कोई लालच दे देना जिससे वो आपकी तरफदारी करने लगे। तो मनीषा रावत जी कह रहे हैं सामस्र्य। बेटा सामस्र्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। याद रखिए, आप नोट कर लीजिए साइड साइड से। सामस्र्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, मतलब
इसमें क्या है, एक समान उद्देश्य रखने वाले कई देश आपस में हाथ मिला लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। तो जैसे मैंने बात की थी क्वेड की, क्वेड एक ग्रुप है बेटा, और इसको बनाया गया था चाइना को रोकने के लिए, चाइना को रोकने के लिए रोकने के लिए। अब इस ग्रुप में शामिल कौन कौन था? इस ग्रुप में वो सब देश शामिल हैं जो चाइना को रोकना चाहते हैं। तो सबका उद्देश्य समान हो गया सभी देशों का, इसलिए उन्होंने आपस में हाथ मिला लिया चाइना को रोकने के लिए। मनीषा जी क्लियर हुआ? सामस्र्य का मतलब है बेटा सेम ऑब्जेक्टिव होना, समान उद्देश्य होना। जिन देशों के उद्देश्य समान है वो आपस में हाथ मिला लेते हैं और फिर उसको रोकते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार भारत का उद्देश्य है ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना, उसी प्रकार भारत ने उन देशों को तलाशा जिनका भी उद्देश्य है चाइना को कंटेन करना, और फिर उन देशों के साथ हाथ मिला लिया और क्वेड ग्रुप बना लिया। इस क्वेड ग्रुप में वो देश शामिल हैं जो चाइना को रोकना चाहते हैं। ठीक है मनीषा जी, क्लियर हुआ? तो तीन प्रकार की विक्ट्री की बात की है। धर्म विजय मतलब सही तरीके से लड़ना ईमानदारी से। लोभ विजय दुश्मन की आर्मी को लालच देकर अपनी साइड कर लेना। तीसरा असुर विजय यानी कि गलत तरीकों से जीत हासिल करना, गलत तरीकों से जीत हासिल करना। अब समझ आ गया मनीषा जी? बताएं एक बार। जी मनीषा जी, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। बेटा बताओ समझ में आ गया या दोबारा बताने की जरूरत है? बताया मनीषा जी, क्लियर हो गया या दोबारा बताना है? चलिए, और थ्योरी ऑफ स्टेट मनुस्मृति की तरह है पूरी इसमें। और जो किंगशिप की थ्योरी है वो भी मनुस्मृति की तरह है, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और किंग की क्या ड्यूटी होनी चाहिए, कर्तव्य होने चाहिए, वो भी मनुस्मृति में जो कहा गया है वही सेम ड्यूटीज हैं किंग की।
और स्टेट का उत्पत्ति कैसे होती है वो ब्रह्मा जी वाला हमने डिस्कस किया था, मनु वाला। ठीक है, तो स्टेट ओरिजिन और या ओरिजिन ऑफ स्टेट बिल्कुल सेम है जो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, क्लियर है। तो ये एंशियंट एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब हम मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट डिस्कस करेंगे मंडे से। ठीक है बेटा, अच्छे से रिवीजन करके आइए और जल्दी ही एक प्रैक्टिस सेशन होगा आपका, तो रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मनीषा जी ने जवाब नहीं दिया अभी। चलिए ठीक है।